42 kWh battery, 10 to 18% charging time is only 39 minutes, 6 airbags and all necessary safety features, along with front parking sensors, front LED, fog lamps, LED lamps, and all the necessary things. 7-seat proper configuration, 4550 mm length. This is Kia Clavis EV HTK Plus variant, and today I am going to have my review on this after 4500 kilometers of running. अभी हम इसका एक्सटर्नल वॉक अराउंड करते हैं। ये कंप्लीट DRL है फ्रंट में, फ्रंट हेडलाइट्स है, ये LED है, LED फॉग लैंप्स है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो बहुत ही कन्वीनियंट है, और इस पे प्रॉपर बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेशन है। ये AC पोर्ट है, ये DC पोर्ट है, यहाँ पे स्विच भी है। फ्रंट से ऐसा लुक है। एक्चुअली आपको इससे बहुत सारे रिव्यू मिलेंगे कि जिसमें बाकी के सारे बताए जाते हैं। मैं आपको इनिशियल सब बेसिक फीचर्स बताता हूँ वॉक अराउंड में। इसमें मेन है कि आपको फॉग लैम्प के साथ सारे लैम्प मिलते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो ये सेगमेंट के व्हीकल को बहुत ही जरूरी है, और इसका यूटिलाइजेशन बहुत ही होता है, अच्छा यूज। साइड व्यू है, यहाँ पे ये गाड़ी बहुत बड़ी है, 4550 इसका लेंथ है, और ये रियर में है। यहाँ पे भी इंफिनिटी टेल लैंप है, रियर वॉशर, वाइपर, डिफॉगर भी दिया है जो बहुत ही कन्वीनियंट है और यूजफुल है। ये 7 सीटर है, तो इसका जो थर्ड रो है ये अगर ओपन है तो इसका जो बूट स्पेस है एकदम कम है, अराउंड 150 लीटर्स है, और यहाँ से आप कन्वीनियंटली, ये भी 50-50 फोल्डेबल है, और ये बहुत ही बड़ा बूट स्पेस होता है। आप 5 लोग और उनको फुल लगेज लेके लॉन्ग जर्नी आराम से इसके साथ कर सकते हो। अब ये इंटीरियर व्यू है, ये फ्रंट डैशबोर्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है। सब इंटीरियर जो प्लास्टिक है वो हार्ड ही है, लेकिन ये प्राइस पॉइंट पे और ये वेरिएंट को ये ठीक है। AC इवेंट्स अच्छे हैं, इवन यहाँ पे रियर AC इवेंट्स भी थर्ड रो तक है जो बहुत ही अच्छा है। बेस वेरिएंट है HTK प्लस। यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन है ये दोनों डिजिटल है, और ये ऑल वेरिएंट को सेम ही है, इसके लिए थम्स अप फॉर किया। और ये टच स्क्रीन बहुत ही सही है, इसमें सारे पैरामीटर्स आपको मिलते हैं, इवन एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस, और ये भी मिलता है। ये मैंने एडाप्टर लगाया है, इसके थ्रू ये वायरलेस हो रहा है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे फंक्शंस है, सेटिंग्स है, आप ये कर सकते हैं। और इंफोटेनमेंट जो स्पीकर्स है, अराउंड 4 स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे एक सबवूफर के लिए इन्होंने स्पेस है जो हायर वेरिएंट में इंक्लूडेड है, लेकिन इसको हम एक्सटर्नल बिठा सकते हैं। अब ये जो कंसोल है, इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन है, इस पे बहुत सारे आपको
पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। ये आफ्टर चार्जिंग का जो डेटा है उसका ट्रिप मीटर डेटा है। इसके बाद ये जब से मैंने गाड़ी ली है तब से ये रीसेट नहीं किया है, तो मेरी आज तक की जो इकोनॉमी है ये अराउंड 9 किलोमीटर पर kWh है। कंप्लीट हाईवे सिटी ऑल रनिंग के लिए ये है। इसमें और अच्छी बात यह है कि ये भी दिखा सकता है कि आपके ड्राइविंग स्टाइल पे आप ये कितना रेंज ला सकते हैं। ये अगर बहुत ही रैश चलाया तो 166 और मैक्सिमम 385 है। अभी मेरा जो लास्ट 10 ड्राइविंग उसका हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली ये 359 किलोमीटर ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे एसी और इंफोटेनमेंट के लिए कॉमन स्क्रीन है, टच स्क्रीन, जो इससे ये एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इससे इंफोटेनमेंट के, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। इसका एसी बहुत ही अच्छा और पावरफुल है। ये सेगमेंट के ये फ्रंट आर्मरेस्ट है, यहाँ पे अच्छा स्पेस है और यहाँ पे कप होल्डर है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्पेस मिलता है जहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। ये यहाँ पे मोबाइल आराम से रख सकते हैं। ये पावर आउटलेट है, 2 USB पोर्ट है। जो लैंप दिए हैं ये LED नहीं है, ये हेलोजन लैंप है, लेकिन ठीक है, ये बेस वेरिएंट होने के कारण ठीक है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी है। अब हम पीछे की ओर जाते हैं। ये सेकंड रो है, यहाँ पे एसी का कंट्रोल, ब्लोअर कंट्रोल हम इधर दिया है। आप यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और ये यहाँ पे एसी वेंट्स दिए हैं। ये बहुत ही सूटेबल है ऑन लॉन्गर जर्नीज। सो ये बेस वेरिएंट में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी एक लाइट दिया है। अब इसका थर्ड रो एक्सेस हम देखते हैं। ये एक्चुअली दोनों ओर से होता है। ये थर्ड रो है, एक्सट्रीमली हाइटेड एडल्ट के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन 5 फीट 6 इंच के नीचे अगर कोई है तो उसको लिए अच्छा स्पेस है। देखिए, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्रम्पी फील हो रहा है। हेड स्पेस ठीक ठाक है थर्ड रो के लिए। इसमें एक एडवांटेज है कि आप थोड़ा सा रिक्लाइन करके थोड़ा सा आराम से बैठ सकते हैं, एक एडवांटेज है। तो थर्ड रो को भी रिक्लाइनिंग है। सीट कवर्स मैंने बिठाए हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। रियर में ये 2 USB पोर्ट्स हैं, सीट टाइप है, और यहाँ पे लॉन्गर जर्नी के लिए जो 5 फीट 6 इंच के ऊपर अगर कोई है तो उनको इतना ज़्यादा ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब 3-4 घंटे आराम से कोई बैठ सकता है, आराम से बैठ सकता है, कोई इशू नहीं है। ये सीट भी थोड़ा आगे पीछे हो सकती है
और इसका भी रिक्लाइनिंग एंगल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एसी कंट्रोल दिए हैं और रीडिंग लैम्प दिया है। ये सीट भी सेकंड रो है, ये रिक्लाइन हो सकते हैं और इसको आप ऐसा पीछे लेके आराम से बैठ सकते हैं। तो 5 लोगों के लिए और रियर सीट फोल्ड किया तो बहुत आराम से आप लॉन्ग जर्नी इस पे जा सकते हैं। अब हम इसके ज़रा फीचर्स के बारे में बात करते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी और ये वेरिएंट मैंने क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले अगर कोई भी आप 5 सीटर ईवी जैसे कि क्रेटा हो, विंडसर हो आप लेते हो तो 5 लोग बैठ के जा सकते हैं, लेकिन उनका लगेज स्पेस के लिए जो बूट है वो 300-400 लीटर का रहता है, वो इनकन्वीनियंट होता है फॉर लॉन्गर जर्नीज। तो 7 सीटर में क्या होता है कि आप ओकेजनली 7 लोग जा सकते हैं शॉर्ट जर्नीज, और लॉन्ग जर्नीज के लिए 5 लोग और उनका पूरा लगेज ये लेके आप आराम से जा सकते हो। तो इसलिए ये 7 सीटर है, तो ये मैंने प्रेफर किया। दूसरा चीज़ कि क्लैविस ईवी ही क्यों, तो दूसरा चीज़ कैसा है कि इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं। एक तो ये बेस वेरिएंट मैंने इसलिए लिया कि 42 kWh बैटरी है, एज वेल एज इसमें चार्जिंग स्पीड है वो 100 किलोवाट उन्होंने बताया है। तो लेकिन बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन पे मैं गया तो अराउंड 200 BMS 350 सपोर्ट करता है एम्पियर्स, लेकिन 200 एम्पियर को बहुत सारे फास्ट चार्जर्स लॉक है। इसके कारण ये व्हीकल को हम 68 to 70 किलोवाट मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड आराम से मिल जाता है। जहाँ पे चार्जर सपोर्ट 90 या 120 किलोवाट के होते हैं, वहाँ पे ये गाड़ी ऑलमोस्ट 70 किलोवाट से चार्ज करती हो। तो इसके बाद भी अराउंड ऑलमोस्ट 39 मिनट्स में ये 10 to 80% चार्ज करती है। और अभी मैंने आज तक इसका जो रेंज आपको दिखाया है कि मुझे 9 किलोमीटर पर kW जिसका एवरेज इफिशिएंसी मिला है। जैसे डीजल गाड़ी आप लेते हो तो आपका बहुत बड़ा ट्रिप मीटर में 18 होता है, 16 होता है जो प्रिसाइजली आता है, वैसे ही ये है। मेरा आज तक का जो रनिंग है 4453 किलोमीटर, उसके लिए इफिशिएंसी 9 किलोमीटर पर kW दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट 360 और 18 मतलब 378 किलोमीटर ये मेरा आज तक का रेंज मुझे मिला है। दूसरी चीज़ इसमें रीजन जो है वो हेवी है। ये 100 किलोवाट मोटर है तो उसका कंजम्पशन कम है। आप सडन एक्सलेट करते हो तो भी ज़्यादा करंट नहीं खींचेगा। तो टॉर्क 250 न्यूटन मीटर को कंट्रोल्ड है, तो टॉर्क ठीक ठाक फिगर है। तो किया ने इसमें इस बात का ख्याल रखा है कि आपका जो कंजम्पशन है वो कम से कम रहे। कम से कम कैसे रहे, तो इसका रीजन बहुत हेवी है। मतलब ये 100 किलोवाट का मोटर इसमें है, और अगर आप 120 से चला रहे हो और आई पेडल आपने ऑन किया रखा है, अगर आप पेडल छोड़ते हो तो ये 100 किलोवाट से भी एक या 2 सेकंड रीजनरेट करती है। तो इसका इतना हेवी रीजन पावर है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो एसी के साथ कंजम्पशन है ये करके भी ये फिगर आता है। तो आपका जो रेंज है वो ऑलमोस्ट वर्स्ट केस में आपको 300 प्लस ही मिलेगा विथ एसी इन ऑल केसेस। मैं बीच में समृद्धि हाईवे पे ये गाड़ी लेके गया था, तो उस समय मैंने 120 किलोमीटर 100 to 120 किलोमीटर मैंने स्पीड मेंटेन किया था। उस समय मेरी जो इफिशिएंसी फिगर थी वो 7 किलोमीटर पर kW थी,
वो उस स्पीड के लिए बहुत ही आई थिंक अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि 7 किलोमीटर पर kWh एट 100 and 120 रिमार्केबल है। तो हमेशा आप हाईवे पे जाओगे तो 8 किलोमीटर पर kWh ये गाड़ी आपको आराम से देगी, जो भी आपको ऑलमोस्ट 340 किलोमीटर हो गया। तो 300 प्लस एसी के साथ ये गाड़ी में आपको रेंज मिल सकती है। अगर आप सेमी हाइपर माइलिंग करेंगे, मतलब एसी ऑन करके एकदम लाइट फुट से चलाओगे, तो ये गाड़ी 380 400 भी जा सकती है ऑन फ्लैट रोड, फ्लैट हाईवे। तो अब इसके ड्राइवेबिलिटी के बारे में मैं बताता हूँ। ये 7 सीटर होके इतना लंबा गाड़ी होके भी आपको हैंडलिंग अच्छा देता है। मुझे सरप्राइज़ है कि ये गाड़ी में बॉडी रोल मुझे कम मिला, जो इस सेगमेंट की अदर गाड़ी, जैसे मैं अगर अर्टिगा चलाऊंगा या कोई और गाड़ी इस सेगमेंट की चलाऊंगा तो उसका थोड़ा बॉडी रोल ज़्यादा रहता है। इसमें सरप्राइजिंगली बॉडी रोल कम है। ये टर्न पे जो हैंडलिंग है, टर्निंग पे बहुत ही अच्छा किया है। स्टेयरिंग लाइट भी है और ये स्पीड के सेंस से थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और हैंडलिंग में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये गाड़ी इस सेगमेंट के बाकी के आईसी इक्विवेलेंट से बहुत ही अच्छी हैंडलर है। दूसरी चीज़ कि मैंने जो आपको इकोनॉमी फिगर बताया, तो इस इकोनॉमी फिगर ये सेगमेंट की गाड़ियों में ईवी में आपको नहीं मिलेगा, या विंडसर है या दूसरी कोई गाड़ी अगर है इस सेगमेंट में, तो उससे ये आपको 1 किलोमीटर पर kWh का तो ज़्यादा ही देगी, ड्राइविंग टू ड्राइविंग होगा। अब इसका एक्सेलेरेशन कैसे है, तो मैं इसका एक एक्सेलेरेशन का अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा। इसका जो एक्सेलेरेशन मैंने फाइंड किया, अभी एक कैजुअल 0 to 100 टेस्ट लिया था, उसमें 7.85 सेकंड में ये गाड़ी 0 to 100 क्रॉस हो गई, जो मुझे भी सरप्राइजिंग थी। लेकिन ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में और एक मैंने जो टेस्ट लिया उसमें एसी ऑन था, स्पोर्ट्स मोड था, और ट्रैक्शन मैंने ऑन ही रखा था, ऑफ नहीं किया था। तो तब भी ये गाड़ी 7.85 सेकंड में 0 to 100 गई, तो बहुत क्विक है ये गाड़ी के साइज को देखकर, और इसका जो 100 किलोवाट मोटर है उसका पावर देख के। अब मैं इसका सीटिंग पोजीशन के बारे में बताता हूँ। ये आप एक तो बहुत ही हाई बैठते हो इस गाड़ी में, जो कि ये XUV 700 के बराबर का सीटिंग हाइट है। आप विंडसर, जेडेस या क्रेटा में इससे थोड़ा नीचे ही बैठते हो, तो इसके कारण ये आपको बहुत ही कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन मिलती है। लॉन्ग ड्राइव पे इसका जो सीटिंग है बहुत ही सही है, क्योंकि मेरी और दो गाड़ियां हैं, एक Hyundai Kona EV है जो एक क्रॉसओवर है, और दूसरा MG ZS है। तो उन दोनों से भी मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ये सूटेबल लगती है। सीटिंग ड्राइविंग कंफर्ट में ये बहुत ही सूटेबल है। इसके लिए किया को थम्स अप। अब स्टेयरिंग जो है ये सिर्फ टिल्ट है, लेकिन ठीक है, ऐसा कोई इसमें टेलीस्कोप की ज़रूरत भी नहीं लगती। आप सीटिंग पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे डेड पेडल भी दिया है, तो लॉन्ग ड्राइव के लिए ये ड्राइविंग पोजीशन मुझे सबसे अच्छी लगी। तो अब मैं इसका वर्डिक्ट बताता हूँ कि ये गाड़ी मैंने लिया है, 4500 किलोमीटर चला है। तो आप अगर ईवी लेना चाहते हो तो आप किया क्लैविस लेना है कि नहीं, इसका मैं आपको वर्डिक्ट बताता हूँ कि ये गाड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही सूटेबल है। इवन आप अगर कोई 5 सीटर ईवी ले रहे हो तो भी आप इसका कंसिडरेशन करो, इसका टेस्ट ड्राइव ले लो, इसके
इसमें बैठ के देखो, तीनों रो में बैठ के देखो, और आप अगर थर्ड रो फोल्ड करते हो तो आपको प्रॉपर बूट स्पेस बहुत बड़ा मिलता है, लगेज स्पेस मिलता है, जिसमें आप बहुत बड़ा सामान रख के 4 या 5 लोग आराम से लॉन्ग जर्नी कर सकते हो। इसमें 42 kWh 52 kWh दोनों मॉडल्स है। 42 का जो रेंज है 300 प्लस गारंटीड है। तो अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो आप अराउंड 250 या 270 किलोमीटर के पॉज लेके आप चार्ज करके आराम से अगले 250 और 270 किलोमीटर जा सकते हो। तो आपने 250 270 किलोमीटर के बाद एक चार्जिंग किया तो आप एक दिन में 500 किलोमीटर आराम से जा सकते हो। आपने अगर दूसरा चार्ज किया तो आप 700 किलोमीटर जा सकते हो। तो ये सिर्फ 40-40 मिनट के 2 स्टॉप्स, या समझो 1 घंटे के 2 स्टॉप्स लेके आप एक दिन में 700 किलोमीटर आराम से ट्रेवल कर सकते हो। ये इस गाड़ी का एडवांटेज है। 52 kWh का मुझे ज़्यादा इतना मालूम नहीं है, लेकिन अगर 8 का भी अगर हम इकोनॉमी पकड़ते हैं तो 400 किलोमीटर वो आराम से जाएगी। तो आप उसको 350 किलोमीटर के बाद आप चार्ज कर सकते हो। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल ईवी है, किया क्लैविस ईवी। अब मैं इसके सस्पेंशन और हैंडलिंग के बारे में बताता हूँ। इसका सस्पेंशन स्लाइटली सॉफ्टर है, लेकिन इसके कारण बॉडी रोल बढ़ा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी रोल कंट्रोल है। लॉन्ग व्हील बेस के कारण आपको जो बम्पीनेस है वो एब्सॉर्ब होता है, और जो लास्ट रो पैसेंजर है उनको ऐसा कोई बम्पी फील नहीं होता है। इवन पॉट होल्स पे या स्पीड बम्प पे उनको इतना इरिटेटिंग नहीं महसूस होता है। मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो रियर सीट कंफर्ट भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, और इसका सस्पेंशन एकदम बढ़िया है। मैं बैड रोड, रफ रोड अभी रिसेंटली ट्रायल किया है। यहाँ से मैं कोल्हापुर से गणपतिपुले रत्नागिरी करके मैं वापस आया, तो जो रोड है, रोड कंडीशन बहुत ही, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलने के कारण बहुत ही रफ पैच है। तो ये गाड़ी ने रफ रोड पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इसमें जो टायर प्रोफाइल है वो 16 इंच टायर्स है बेस वेरिएंट में, लेकिन उसका 215 16 आर 215 60 आर 16 टायर है। तो इसका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, तो इसमें कोई इशू मुझे नहीं आया। इसका मुझे ब्रेकिंग में थोड़ा सा इश्यू है कि क्विक ब्रेकिंग थोड़ा नहीं है ये गाड़ी में, लेकिन मुझे लगता है ये टायर के कारण है, क्योंकि इसमें MRF का वॉन्डरर ये टायर लगा है जो इतना ब्रेकिंग स्पेसिफिक नहीं है। दूसरे ब्रांड का जैसे मिचेलिन, कॉन्टी अगर टायर हम इसमें अपडेट करेंगे तो इसका ब्रेकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी ठीक ठाक है, लेकिन एकदम बहुत ही सुपीरियर ब्रेकिंग नहीं है इसमें। Some feature which you like in Kia Clavis EV. Apurva, tell the feature which you liked. Hmm. When we park the car, we give keys to the car. We will turn on the valet so that the car will park the car and it will not blink. Okay, good. And There is a settings huh. where you will find display button, Kia Connect, device connection. If you have iPhone, you can connect to it, or Okay. Android mobile. Okay. This is vehicle which will show the settings. In this, you will have drive mode, Hmm. which is on. Hmm. Cluster, welcome sound is on. You will have lights, headlight, Hmm. tail lights on. Hmm. Door, horn with back, convenience. This is on. Hmm. Sound protect. This is sound. Hmm. You can set the sound position straight. Okay. You can keep it back if you are feeling tired. Okay. You
equalizer के -5 plastic. Okay. Mass plastic. Guidance can give navigation during forecast taking part. Radio voice control strong noise reduction. Okay. Can play radio also. Hmm. Radio is right now office not play. Okay. Now you sit many a times on the third row, in the third row. So is it suitable for you there? How you feel over there? Like I don't feel bumpy, it's good to see. Okay. And it was okay how AC was working on the third row? Nice, it's good there. It was good there. Okay. So you feel comfortable in the third row? Yes, when I went to Nashik, when I was traveling to Ablapa, I sat in third row and my grandparents sat in second row. So in between grandparents, I will not get space to sit. Oh, great. Thank you. Yes. Okay. Nice. मैं इन शॉर्ट इस बटन का ही थोड़े कंट्रोल्स का आपको बताता हूँ। ये पार्किंग सेंसर्स ऑल टाइम ऑन है, इसके कारण ये सिटी में बहुत ही यूज़फुल है। आप फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग सेंसर इससे ऑल टाइम एक्टिवेटेड होते हैं। ये डाउन हिल कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से हम। ये डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। यहाँ से हम पार्किंग करने के लिए अगर हम ये रियर कैमरा है, ये इसका रियर कैमरा का जो व्यू है बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है, और ये जो स्टीयरिंग फीडबैक इसमें दिया है वो भी बहुत ही प्रिसाइज है। और ये गाड़ी के लिए, ये वेरिएंट के लिए ये बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने दिया है। ऑटो होल्ड भी है, ऑटो होल्ड हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सो ये 4 फंक्शन यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम पार्किंग एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं, पार्किंग ब्रेक ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है, और ये हेडलाइट एडजस्टमेंट है, ये मैनुअल है। बाकी ये मिरर कंट्रोल है, और ऑटो फोल्ड भी बेस वेरिएंट में दिया है। सेंट्रल लॉक अनलॉक बटन दिया है जो बहुत ही कन्वीनियंट है। 4 मिरर्स का सिर्फ ये जो फ्रंट विंडो है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है, बाकी तीनों नॉर्मल है। यहाँ पे लॉक भी है रियर विंडोज के लिए। ड्राइव मोड सिलेक्शन के लिए ये बटन है, यहाँ से हम इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स ये मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस वेरिएंट में ही क्रूज कंट्रोल दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। ये एडाप्टिव नहीं है, ये वेरिएंट में एडास नहीं है, तो एडास के कोई भी फंक्शन फीचर्स इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। इसमें और एक फंक्शन है जो एडास के कारण नहीं आता है, जो रीजन के रिलेटेड है, वो मैं बताता हूँ कि ऑटो रीजन ये फंक्शन है जो इस वेरिएंट में नहीं आता है, क्योंकि ऑटो रीजन है वो एडास के साथ कनेक्टेड है, तो एडास पे डिपेंडेंट रहने के कारण वो फंक्शन ये व्हीकल में आपको ये वो फीचर नहीं दिया है। इसमें आपको नॉर्मल रीजन लेवल 0, 1, 2, 3 और आई पेडल ये फीचर आपको ये वेरिएंट में मिल जाएंगे। ये और एक इम्पॉर्टेंट फीचर आया है ये HTK प्लस वेरिएंट में, ये है रियर डोर सनशेड। ये भी बहुत ही यूज़फुल फीचर है, समर टाइम में इसका बहुत ही उपयोग होगा।
ये हाइड्रोलिक बॉनेट लीवर दिया है। यहाँ पे ये फ्रंट दिया है जिसमें चार्जर दिया है, जो 2.8 किलोवाट एसी चार्जर दिया है, बहुत ही अच्छे केस में दिया है। और अगर ये आपने ये निकाला तो आप यहाँ पे मटेरियल रख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है फीचर। और ये बेस वेरिएंट में भी फ्रंट इन्होंने दिया है।